सरवाज। ओके चले। जी सर क्लियर है यहाँ पे भी। ओके अच्छा, I was talking about nanoparticles. Basically nanoparticles are those particles whose diameter is in the range of 1 to 100 nanometer. Basically nanoparticles, or you can say ultra fine particles, they may have length in the range of 1 to 1000 nanometer. But basically with respect to diameter, when we talk about nanoparticles, they are of the particles having the diameter size of 1 to 100 nanometer. Sometimes this term can also be used to larger particles which have diameter up to 500 nanometer. These are called nanofibers or nanotubes. But they have less than 100 nanometer diameter in two directions. Okay, then there is another term which is called atom clusters. Basically, atom clusters are the lowest range metal particles which are smaller than 1 nanometer in diameter. Sometimes we use the term nanocomposites. Now, nanocomposites is another term which is related to nanomaterials. Nanocomposites are basically the materials in which the nanoparticles are embedded in bulk solids. When nanoparticles are embedded in bulk solid material, then the material which results in the formation of this embedding is called nanocomposites. Now we use another term nano clusters. Basically nano clusters जो होते हैं ये एग्लूमिरेट्स होते हैं नैनो पार्टिकल्स के, जिनकी एक जो डायमेंशन होती है 1 से 10 नैनोमीटर के दरमियान होती है और इनकी नैरो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इनके लिए जो टर्म, इस तरह के पार्टिकल्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो नैनो क्लस्टर्स है। सिमिलरली नैनो पाउडर्स की एक टर्म यूज होती है। नैनो पाउडर्स बेसिकली दीज आर आल्सो द एग्लूमिरेट्स ऑफ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। ये नैनो पार्टिकल्स जो है, नैनो पाउडर्स जो होते हैं, ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की पाउडर्स फॉर्म में एग्लूमिरेट्स हैं। एक टर्म यूज होती है नैनो केमिस्ट्री के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, दैट इज क्वांटम डॉट्स। बेसिकली क्वांटम डॉट्स जो हैं ये सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज फ्यू नैनोमीटर हो सकता है। और क्वांटम डॉट्स बेसिकली जो है ये ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ये अमिट करते हैं, जब हम इनको एक्सपोज करते हैं लाइट के हवाले से, जब इनको लाइट की एक्सपोजर मिलती है तो इनके अंदर से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो एक्सपोज होती है। जब हम इसको एक्सपोज करें करंट के हवाले से तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है उसको एमिट करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन मेड नैनो पार्टिकल्स हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज होती हैं। सेमीकंडक्टर मींस ये कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन होते हैं। ठीक है जी। जब भी क्वांटम डॉट्स हीट करेंगे किसी लाइट सोर्स के साथ तो वो जो डॉट है वो एक खास किस्म की स्पेसिफिक कलर की जो वेवलेंथ है वो प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह देखिए ये टर्मिनोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजीज में जो यूज़ हो रही है, नैनो स्केल की टर्म यूज़ होती है। नैनो स्केल का मतलब होता है कि वो स्केल जिसमें हम किसी भी पार्टिकल का जिसका साइज जो है 1 to 1000 नैनोमीटर है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। नैनो साइंस बेसिकली साइंस है या स्टडी ऑफ मैटर है जो नैनो स्केल के ऊपर हम बनाते हैं। उसको अंडरस्टैंड करना, उसके साइज को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ये नैनो साइंस कहलाती है। और नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली मैन्युपुलेशन है, यानी कि आप मैटर को मैन्युपुलेट करें, नैनो स्केल के ऊपर लेके आएँ और फिर उसकी डिफरेंट बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस वगैरह स्टडी करें। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम आगे चलते हैं। इसी तरह एक टर्म यूज़ होती है जी नैनो रॉड। तो नैनो रॉड की जो टर्म है या नैनो प्लेट की जो टर्म है वो इस वक्त हम यूज़ करते हैं जब नैनो पार्टिकल्स जो हैं शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट जो है ना उनके एक्सिस जो हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है जी, नैनो ऑब्जेक्ट के शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट एक्सिस जो है वो डिफरेंट हो तो उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम नैनो रॉड। सिमिलरली नैनो फाइबर की टर्म यूज़ होती है। नैनो कंपोजिट्स, नैनो स्ट्रक्चर्स वगैरह ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हम आगे चलेंगे मजीद फर्दर। अच्छा, ये एक पिक्चर है जो आपको नज़र आ रही है, इसमें डिफरेंट जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनके हवाले से ये स्कैनिंग हुई है और स्कैनिंग के थ्रू ये पिक्चर जो है वो आपको दिखाई जा रही है। अच्छा, नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस के हवाले से दो तरह की अप्रोचेज इस्तेमाल होती हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच है, एक बॉटम टॉप अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम
अप अप्रोच या बॉटम टॉप अप्रोच इसको कहा जाता है। अच्छा, इसमें जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें बल्क मटेरियल है, उसको पाउडर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी तरह बॉटम टॉप अप्रोच में प्रिकर्सर्स के ज़रिए से क्लस्टर्स बनाए जाते हैं और क्लस्टर्स को नैनो पार्टिकल्स में जो है ना पाइल अप किया जाता है। बेसिकली इसमें ध्यान में रखिए कि नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस में 3 तरह के मेथड्स यूज हो सकते हैं। फिजिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं और बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड्स में कुछ मेथड्स हैं जो बेसिकली नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आर्क डिस्चार्ज मेथड है, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी है, आयन इम्प्लीमेंटेशन है, मिलिंग है, इनर्ट गैस चार कंडेंसेशन है, स्प्रे प्रोसेस है, वैक्यूम स्पटरिंग वगैरह है। इसी तरह केमिकल मेथड्स के अंदर को प्रेसिपिटेशन मेथड है, बड़ा कॉमन मेथड है जिसके ज़रिए से नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। केमिकल रिडक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं, प्रोसेस है, ठीक है, माइक्रो इमल्शन मेथड है, फाइटोकेमिकल मेथड्स हैं, सोनोकेमिकल मेथड्स हैं और सोल जेल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल मेथड्स में हम प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, एल्गी फंजाई को यूज़ कर सकते हैं और एंजाइम्स और बायोमोलिक्यूल्स की हेल्प से जो है वो नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। इसमें बेसिकली इनको इस तरह का जो मटेरियल बायोलॉजिकल मेथड अगर हम यूज़ करें तो इसको ग्रीन सिंथेसिस कहा जाता है, बिकॉज ये इनफैक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स होते हैं। तो जो ग्रीन सिंथेटिक मेथड्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नैनो पार्टिकल्स वो यूजुअली बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं। इसी तरह ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हाई एनर्जी बॉल मिलिंग के जरिए ये वाले नैनो पार्टिकल्स सिंथेसाइज हुए हैं, ठीक है जी। इसी तरह इनर्ट गैस कंडेंसेशन के जरिए से मेटल के नैनो पार्टिकल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटीनियम, मैंगनीज के नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज होते हैं। स्पटरिंग के जरिए भी नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए जाते हैं और ये जो हुए हैं ये सब के हवाले से ये डिस्कशन हुई है कि ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से इन नैनो पार्टिकल्स को प्रेफरेबली बनाया जाता है। जैसे बायोलॉजिकल मेथड्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म असिस्टेड बायोजेनेसिस होती है जिसके ज़रिए से हम आमतौर पर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लाटीनियम, प्लेडियम और के नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स के अंदर टाइटेनियम है, सिलिकॉन है, जिरकोनियम के ऑक्साइड्स जो हैं उनको हम सिंथेसाइज करते हैं। मेटल सल्फाइड्स में कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मैग्नेटाइट, ठीक है जी, इवन क्वांटम डॉट्स और कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम से रिलेटेड जो है वो नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स के जरिए। सिमिलरली केमिकल मेथड्स में सोल जेल मेथड है, माइक्रोमल्शन मेथड है और ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि हमने सिंथेसाइज किए हैं नैनो पार्टिकल्स विद दीज मेथड्स। सो यू कैन से कि नैनो पार्टिकल्स की जो सिंथेसिस है उसके 3 मेथड्स हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ दीज इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल्स। Now we will discuss about the type of the nanomaterials. नैनो पार्टिकल्स को डायमेंशन के अतबार से और केमिस्ट्री के अतबार से दो डिफरेंट टाइप से बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं केमिस्ट्री के हवाले से, तो 4 तरह के नैनो पार्टिकल्स हैं: कार्बन बेस्ड मटीरियल्स, मेटल बेस्ड मटीरियल्स, डेंड्रीमर्स एंड कंपोजिट्स। बेसिकली कार्बन बेस्ड मटीरियल्स जो होते हैं, ठीक है जी, दे आर कंपोज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन। Basically they are in the form of hollow spheres or ellipsoid or in the form of tubes, ठीक है जी। ये जो spherical और ellipsoidal कार्बन नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम फुलेरीन्स भी कहते हैं, फुलेरीन्स, ठीक है। और जो सिलेंड्रिकल कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनको नैनो ट्यूब्स कहा जाता है, ठीक है जी। इन नैनो पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल जो है एप्लीकेशंस के हवाले से, कोटिंग के हवाले से, ठीक है जी, और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के हवाले से कार्बन बेस्ड मटेरियल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर मेटल बेस्ड मटेरियल्स में आप चले जाएं तो ये मेटल बेस्ड मटेरियल्स में यूजुअली नैनो गोल्ड है, नैनो सिल्वर है और मेटल के ऑक्साइड्स वगैरह आते हैं, जैसे फीराइट के नैनो पार्टिकल्स होते हैं या टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। क्वांटम डॉट्स भी इसी में ही आते हैं, ठीक है। तो क्वांटम डॉट्स के हवाले से ये चीज़ इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बहुत वेरिएबल होती हैं और ये सेमी कंडक्टर के हवाले से, सेमी कंडक्शन के हवाले से इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं मेटल बेस्ड मटेरियल्स की। इसके अलावा से एक एडिशनल चीज़ ये है कि मेटल बेस्ड जो मटेरियल्स हैं, ख़ास तौर पे जो फीराइट के नैनो पार्टिकल्स हैं वो ड्रग डिलीवरी के हवाले से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती हैं उनको डिलीवर करने के हवाले से ये बड़े एफिशिएंट होते हैं। और ये जो
कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको काउंटर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेंड्रीमर्स क्या होते हैं? तीसरी तरह के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको आप डेंड्रीमर्स कहते हैं, ठीक है जी। बेसिकली दे आर नैनो साइज्ड पॉलीमर्स, दे आर बिल्ड अप ऑफ ब्रांच्ड यूनिट्स, ओके। एंड यू कैन से द सरफेस जो होती है इनकी डेंड्रीमर्स की, इनके ऊपर न्यूमरस चेन एंड्स होती हैं, और वो जो चेन एंड्स होती हैं वो बेसिकली इनकी एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसी की बेसिस पे ये वाले जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये कैटालिसिस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। और ये जो 3 डायमेंशनल डेंड्रीमर्स भी होते हैं उनके अंदर कैविटीज होती हैं, ठीक है जी, जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स को प्लेस किया जा सकता है और उनको डिलीवर किया जा सकता है। इट मीन्स कि डेंड्रीमर्स जो है एक तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर बहुत एफिशिएंटली यूज होंगे, इसके अलावा डेंड्रीमर्स जो हैं वो कैटालिसिस के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूजफुल नैनो मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, कंपोजिट्स जो हैं बेसिकली ये कंपोजिट्स होती हैं जिनमें नैनो पार्टिकल्स को कंबाइन किया जाता है नैनो पार्टिकल्स के साथ या लार्जर बर्ड टाइप मटेरियल्स के साथ, उसको कंबाइन करके हम नैनो कंपोजिट्स बनाते हैं, ठीक है जी। नैनो साइज्ड क्लेज जो हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली ये मैकेनिकल थर्मल बैरियर के तौर पे, ठीक है, इनकी मैकेनिकल एप्लीकेशंस हैं, थर्मल बैरियर के तौर पे यूज़ होते हैं, और इसके अलावा फ्लेम रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप डायमेंशन की बेसिस के ऊपर नैनो पार्टिकल्स को क्लासीफाई करें तो इनकी 4 टाइप्स होती हैं। नैनो पार्टिकल्स 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स, ठीक है जी। 0 डायमेंशनल की टर्म आप यूज़ करते हैं उन नैनो पार्टिकल्स के लिए जिनकी तमाम डायमेंशंस जो हैं वो नैनो स्केल के अकॉर्डिंगली हों। अगर उनकी तमाम की तमाम 3 डायमेंशंस जो हैं वो नैनो स्केल रीजन में फॉल कर रही हैं तो उस पार्टिकल को आप 0 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल बोलेंगे। 1 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एक डायमेंशन जो है वो आउटसाइड द नैनो स्केल होती है, ठीक है जी। यानी नैनो स्केल से के अकॉर्डिंगली नहीं होगी, लेकिन बाकी डायमेंशंस नैनो स्केल के अकॉर्डिंगली होंगी। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनमें खासतौर पे नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड्स और नैनो वायर्स शामिल हैं। इसी तरह 2 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनको 2D नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। इनमें 2 डायमेंशनल्स जो होती हैं वो आउटसाइड द नैनो स्केल होती हैं, और जो 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनकी 3 डायमेंशंस जो हैं वो आउटसाइड द नैनो स्केल होती हैं, लेकिन इनको नैनो पार्टिकल्स में इंक्लूड इसलिए किया जाता है कि इनकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चरल रेंज है वो नैनो मटीरियल्स या नैनो पार्टिकल्स की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रही होती है। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल यानी 4 टाइप्स होती हैं, 0D, 1D, 2D और 3D नैनो पार्टिकल्स। इसके बाद नैनो पार्टिकल्स की टाइप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं इनकी कैरेक्टराइजेशन के हवाले से। देखिए, 2 तरह के मेथड्स हैं जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, जो कि नैनो पार्टिकल्स की कैरेक्टराइजेशन के हवाले से हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले SEM है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी है, TEM है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और STEM है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के अंदर XRD है, स्मॉल एंगल XR स्कैटरिंग है, एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें ही खासतौर पे जो 3 माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं इनके ऊपर ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM जो है, इसकी बेसिक प्रिंसिपल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जी, ये इसकी डायग्राम है SEM की। इसमें आप देखें कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक स्ट्राइक करती है सरफेस के ऊपर जहाँ पे स्पेसिमन होता है, और उसके एटम्स के साथ वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करती है, ठीक है जी। वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। सिग्नल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये आप देख रहे हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ख़ास किस्म की एक्सरेज की फॉर्म में सिग्नल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि एक्सरेज और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सैंपल की टोपोग्राफी के हवाले से, उसकी कंपोजिशन के हवाले से। सो यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू जो है वो हम इसकी जो है वो स्कैनिंग कर सकते हैं और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। इसमें ख़ास तौर पे SEM के ज़रिए से हम टोपोग्राफी को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो सैंपल है उसकी सरफेस, उसके टेक्सचर को स्टडी कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी साइज़, शेप
और पार्टिकल्स की जो ऑर्डरिंग है उसको स्टडी कर सकते हैं, सैंपल की एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हैं, और उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। अरेंजमेंट यानी जो सैंपल के अंदर अरेंजमेंट मौजूद है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें 3 मोड्स होते हैं जी सैम के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मोड होता है, ठीक है जी। ये रेजोल्यूशन बेस्ड है, हाई रेजोल्यूशन बेस्ड है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस हैं या करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं। ये डिफरेंट मोड्स हैं जिनके ज़रिए से हम स्कैनिंग करके जो है इमेजेस हासिल करते हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें अगर हम ये जो इमेजेस आ रहे हैं इनको हम डिस्प्ले करना चाहें तो इन इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए से हम डिटेक्ट करके एम्पलीफाई करके इनको हम जो है वो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें जो इमेज मिलेगा उसको एम्पलीफायर के ज़रिए एम्पलीफाई करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए हम डिस्प्ले करेंगे, और इसके लिए हम रेस्टर स्कैनिंग करते हैं। रेस्टर और वेक्टर ये 2 मेथड्स होते हैं डाटे को डिस्प्ले करने के। तो यहाँ पे रेस्टर स्कैनिंग होती है और वो बिल्कुल माइक्रोस्कोप के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है, जिस तरह से इमेज हमें मिलती जाती है, एम्पलीफिकेशन होती रहती है, इमेजेस को हम डिस्प्ले करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सैम के हवाले से मैंने ब्रीफली आपसे डिस्कस किया। अच्छा जी, इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कुछ ये डायग्राम्स आपको जो नज़र आ रही हैं, विस्कस के पोलन है उनकी स्कैनिंग हुई हुई है, बीटल स्किन है, ठीक है जी, पेंसिलिन के स्पोर्स हैं, ये कुछ डायग्राम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। सिमिलरली ये देखिए हाइड्रोजेल सरफेस पॉलीमर है, उसका जो सैम के ज़रिए से इमेज हमें मिला है। इसी तरह क्रिस्टलाइन लैटेक्स पार्टिकल्स का जो इमेज हमें सैम के ज़रिए से मिला है। ये इमेजेस जो हैं ये वी ऑब्टेन फ्रॉम बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी सैम। सैम के कुछ एडवांटेजेस हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि बल्क सैंपल जो हैं और लार्ज सैंपल्स जो हैं उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं। ये इस टेक्निक के ज़रिए हम इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पॉसिबल है इसके ज़रिए से स्टडी करने। और इसके अलावा सैम जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द प्योरिटी ऑफ द सैंपल, ठीक है जी, और डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के हवाले से और प्योरिटी के हवाले से सैम जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि सैंपल्स जो जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जस्ट वही सैंपल सैम के ज़रिए से प्रोसीड किए जा सकते हैं। नॉन कंडक्टिव सैंपल्स जो हैं अगर हमने इसके ज़रिए से स्टडी करने हैं तो उनको हमें उसके ऊपर कंडक्टिव लेयर की कोटिंग करनी पड़ेगी, फिर हम सैम के ज़रिए से उनको स्टडी कर सकते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है जी। सम टाइम ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या नैनो पार्टिकल्स और नॉन नैनो पार्टिकल्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है जी। और इंटरनल स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करने में सम टाइम सैम जो है दैट इज नॉट सक्सेसफुल। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू सैम। नाउ द अदर टेक्निक इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टैम। देखिए टैम जो है उसमें उसके हवाले से पहले कुछ इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। वो मॉर्फोलॉजी के हवाले से शेप, साइज और ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करने में हेल्प कर सकती है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एटम्स की अरेंजमेंट जो होती है सैंपल में उनको स्टडी करने में हेल्प कर सकती है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पे डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको स्टडी करने में हेल्प कर सकती है, और इसके अलावा सैंपल की कंपोजिशन के हवाले से भी हेल्पफुल है। इसमें इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो द क्रिस्टलाइन सैंपल इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन बीम मोस्टली बाय डिफ्रैक्शन रेदर देन बाय एब्जॉर्प्शन। So you can say here the electron beam interacts with the sample through diffraction, and जो इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन होती है वो एटम्स की ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स की ओरिएंटेशन होती है, ठीक है जी। तो ये इस ओरिएंटेशन को स्टडी करके हम यहाँ पे भी कंट्रास्ट इमेजेस जो हैं वो हासिल करते हैं डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करके, ठीक है जी। और इसकी इंटेंसिटी की वेरिएशन के थ्रू जो है वो आपको डिफरेंट तरह की जो है इमेजेस मिलते हैं डार्क और ब्राइट फॉर्म में, और ये इमेजेस जो हैं ये हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये टैम के थ्रू जो है वो डिफरेंट इमेजेस हैं, जैसे ये फ्लू वायरस है उसका इमेज हमें मिला है, ठीक है जी। इसी तरह कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है जी, जो आपको पता है प्रोटीन होती है, ये प्योर प्रोटीन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। हर्पीज वायरस है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये देखें सैम और टैम की आपस में कंपैरिजन है, कॉपर ऑक्साइड और सिलिकॉन, ठीक है जी, इनके एटम्स की जो इंटर लेयर है, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो हाई रेजोल्यूशन टैम है वो आपको इंटर लेयर बहुत वाज़ह तौर पे नज़र आ रही है। तो ये दोनों के इमेजेस की कंपैरिजन की गई है, टैम की और स्टैंडर्ड टैम की और हाई रेजोल्यूशन टैम की, ठीक है जी।
इसी तरह ये लार्ज सीरिया नैनो पार्टिकल है, सीरियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। ये लार्ज में है, ये स्मॉल साइज में है, तो इनकी जो है ना इमेजिंग जो है ये टैम के ज़रिए से जो ली गई है, ये इमेजेस आप देख सकते हैं। अच्छा, इनके एडवांटेजेस में ये है कि टैम के साथ आप एडिशनल टेक्निक्स भी जो है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके साथ आप एक्स-रे स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो है उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं स्टेम के साथ, ठीक है जी। इसके अलावा ये हाई रेजोल्यूशन है, 3D इमेजेस जो हैं वो पॉसिबल हैं, और जो चेंज आती है नैनो पार्टिकल स्ट्रक्चर में इंटरेक्शंस की वजह से, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स की इंटरेक्शन हो जाती है गैस के साथ, लिक्विड के साथ या सॉलिड फेज सबस्ट्रेट के साथ जिसके ऊपर नैनो पार्टिकल की कोटिंग की हुई है, तो उस इंटरेक्शन को भी हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस में ये है कि sample must be able to withstand the electron beam and also the high vacuum chamber। यानी सैंपल जो है उसको इलेक्ट्रॉन बीम और हाई वैक्यूम चैम्बर में सस्टेन करना जरूरी है कि वो इस एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सके, ठीक है जी। इसमें सैंपल प्रेपरेशन भी नेसेसरी है, और 2D इमेजेस हमें जो है वो इसके थ्रू मिलते हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है। दिस इज अबाउट टाइम। अच्छा, this is basically a comparison between SEM and TEM। You can read it के हाई रेजोल्यूशन बल्क स्पेसिमेंट्स के हवाले से मिलती है, और यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन थिन स्पेसिमेंट्स के हवाले से मिलती है, ठीक है जी। और इसमें जो वेवलेंथ की रेंज है, ठीक है जी, मोस्ट कमर्शियल जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं 20 से 50 ऑंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को यूज़ कर रहे होते हैं, और लेस देन 10 ऑंगस्ट्रॉम जो है वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे 1.2 से 1.5 ऑंगस्ट्रॉम वेवलेंथ जो है वो ज़्यादातर कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती है, ठीक है जी। इसमें 3D अपीयरेंस मिलती है आपके इमेजेस की, ठीक है जी। और यहाँ पे भी 3D इमेजेस नहीं मिलते, 2D इमेजेस मिलते हैं, ये भी हमने स्टडी किया था, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो सेम है ये इट इज़ कैपेबल ऑफ वेरी लो मैग्निफिकेशन, ठीक है जी। ये ऑप्टिकल इमेजेस बनाने में और बहुत लो इमेज मैग्निफिकेशन के हवाले से ये कैपेबल है, ठीक है जी। लेकिन ये जो टेक्निक है ये क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, लैटिस अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप, डिसलोकेशन के हवाले से ये यूज़फुल है। तो बहरहाल ये दोनों टेक्निक्स जो हैं नैनो पार्टिकल्स की कैरेक्टराइजेशन में इस्तेमाल होती हैं। एक तीसरी टेक्निक जो यूज़ होती है वो है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टैम। बेसिकली स्टेम जो है इसकी जो बुनियाद है वो क्वांटम टनलिंग है, टनलिंग इफेक्ट है, ठीक है जी। जब एक कंडक्टिंग टिप होती है उसको हम किसी मेटालिक या सेमी मेटालिक कंडक्टिंग सरफेस के करीब लेके जाते हैं, तो एक दोनों के दरमियान एक बाइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। तो जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग के अंदर टनलिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है। जैसे कि ये देखें ये एक टिप है, ठीक है, दिस इज सैंपल, और इसमें आप देखें कि इन दोनों को जब करीब लेके आएंगे तो एक टनलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग की वजह से स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन होना शुरू हो जाएगी, और ये बेसिकली टनलिंग एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको एम्पलीफिकेशन की जाएगी एम्पलीफायर के ज़रिए, और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके ज़रिए से एक हाई ओरिएंटेड इमेज जो है वो हमें मिलेगा, ठीक है। ये जैसे कि हाई ओरिएंटेड पायरोलाइटिक ग्रेफाइट शीट है, जो कि स्टेम के जरिए हमें ये शीट जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसकी बुनियाद जो है बेसिकली द बेसिस जो है वो टनलिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके ज़रिए से कुछ इमेजेस जो ली गए हैं ये आप देख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस में ये है कि वेरी हाई इमेज रेजोल्यूशन है इसकी। स्टेम जो है अल्ट्रा हाई वैक्यूम में सिर्फ आप यूज़ नहीं कर सकते बल्कि उसको एयर में भी, और वेरियस लिक्विड्स, गैस या एम्बिएंट एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है और टेम्परेचर रेंज है उसमें आप स्टेम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, खास तौर पे जो टिप हम बना रहे होते हैं, होती है जो यूज़ होती है सैंपल, और जो टिप यूज़ करते हैं उसके सेट करना है एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। इसके अलावा ये स्टेम जो है वो चैलेंजिंग टेक्निक है, ठीक है जी, क्योंकि इसको यूटिलाइज करने के लिए क्लीन सर्फेसिस चाहिए और शार्प टिप्स चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गए इसकी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स की कुछ एप्लीकेशंस की विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर भी है, इन्वायरमेंटल के अंदर भी है, ड्रग डिलीवरी के हवाले से भी है। खासतौर पर इन पर्टिकुलर वी विल टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, ठीक है जी। तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से हम जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो कंटामिनेशन होती हैं या इन्वायरमेंटल पोलूटेंट्स होते हैं
उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी सेंसिंग कर सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो पहले से टेक्नोलॉजीज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यूज़ हो रही थी पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी ने उसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी फील्ड जो है वो जनरेट की है। अच्छा, इसमें खास तौर पे ये 5 चीज़ें हैं जिनमें नैनो टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट यूज़ हो रही है, खास तौर पे रेमीडिएशन के हवाले से, इन्वायरमेंटल सेंसिंग के हवाले से, पोल्यूशन प्रिवेंशन के हवाले से, कार्बन कैप्चरिंग और एनर्जी के हवाले से, ठीक है। अब इनको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। रेमिडिएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, राइट। तो ये बेसिकली रेमिडिएशन के हवाले से ये 7 तरह की नैनो मटीरियल्स हैं जो यूज होते हैं फॉर रेमिडिएशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। जैसे नैनो पार्टिकल्स हैं, बायोमेटालिक आयरन नैनो पार्टिकल्स हैं, सेमी कंडक्टिंग नैनो पार्टिकल्स हैं, डेंड्रीमर्स हैं, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैं, एरोजेल्स और सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स हैं, नैनो फिल्टर्स और मेम्ब्रेन्स हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नैनो साइज आयरन पाउडर्स जो हैं वो यूज होते हैं बेसिकली ग्राउंड वाटर के अंदर और सॉइल के अंदर जो कंटामिनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। ग्राउंड वाटर के अंदर जो कंटामिनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए नैनो साइज आयरन पाउडर्स जो हैं वो यूजुअली यूज होते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं ये बात करूंगा जी कि नैनो पार्टिकल्स को हम इंजेक्ट कर देते हैं कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर में। जब कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर में हम इसको इंजेक्ट करते हैं बेसिकली, तो ये जो पोल्यूटेंट्स होती हैं, ये पोल्यूटेंट्स की मोबिलाइजेशन को जो है वो स्टॉप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें मेटल्स को, हैवी मेटल्स को इमोबिलाइज कर देंगे, और जब हैवी मेटल्स जो है वो इमोबिलाइज हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जब वो मोबिलाइज होंगी तो वो प्लांट्स की रूट्स के जरिए से प्लांट्स में एक्यूमुलेट होंगी, और प्लांट्स में एक्यूमुलेट होकर वो फिर बायो मैग्निफिकेशन तक जाएंगी। तो ये चीज़ें इनमें रखिए कि नैनो पार्टिकल्स को यूजुअली सॉइल के अंदर इंजेक्ट करके, वाटर के अंदर इंजेक्ट करके, जो हैवी मेटल्स हैं या जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको इमोबिलाइज किया जाता है, उनको हेल्ड कर लिया जाता है। इसकी वजह से जो उनके हैज़ार्डस इफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। नैनो पार्टिकल्स जो हैं दे नेवर चेंज द सॉइल एसिडिटी, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट लेवल। सो इट मीन्स दैट nano particles never affect the quality of soil, but they help in removing of heavy pollutants, heavy metals or other pollutants which are present in the soil. Similarly, सेमी कंडक्टिंग नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के हवाले से। खास तौर पे टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो हैं फोटो कैटालिटिक रेमिडिएशन के ज़रिए से जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। इन नैनो पार्टिकल्स को जब हम लाइट के ज़रिए से रेडिएशन देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के को में चार्ज ट्रांसफ़र के हवाले से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जब ऑक्सीडाइज होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा ये जो सेमी कंडक्टिंग नैनो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी इफेक्टिव with respect to removing the organic pollutants from soil or from other samples. For example, this diagram explains this. These are titanium oxide photocatalyst reactions. Titanium oxide particles हैं, जब लाइट को रेडिएट करेंगे तो इस तरह से ये बेसिकली ये रेडिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, और रेडिकल्स की प्रोडक्शन की वजह से जैसे कि नॉक्सेज हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे। ये इसके अलावा एड्जॉर्प्शन और कंडेंसेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, अगर रिडॉक्स रिएक्शन होंगे तो ये नॉक्सेस को रिड्यूस करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है जी। इसके अलावा डी ऑर्डराइजेशन ऑफ एयर में ये हेल्प करेंगे, ठीक है जी। वाटर प्योरिफिकेशन के हवाले से जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको तोड़ने में ये रिएक्शन हेल्प करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, HCl बनाने में। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को जनरेट करने में भी ये हेल्प करेंगे, जिसके, ठीक है जी। इसी तरह से ये देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कंट्रोल करने के हवाले से कंटामिनेटेड वाटर में ऑर्गेनोक्लोराइड्स हैं, एंडोक्राइन डिसरप्टर, हार्मोन डिसरप्टर्स होते हैं, उनको रिमूव करने में, और नॉक्सिस और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिमूवल में, उनके एब्जॉर्प्शन और कंडेंसेशन के हवाले से ये बहुत हेल्पफुल हैं। सो दीज पार्टिकल्स आर यूज्ड इन फैक्ट फॉर द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एज वेल एज ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एयर।
सिमिलरली नैनो पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है जी, मरकरी को रिमूव करते हैं। सिलिका, टाइटेनिया, नैनो कंपोजिट्स जो हैं, नैनो कंपोजिट्स में दे आर वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग एलिमेंटल मरकरी, ठीक है। एलिमेंटल मरकरी को वो लेस वोलाटाइल फॉर्म में मरकरी ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मर्करी इज हाईली कंटामिनेटेड और डेंजरस हैवी मेटल। बेसिकली मर्करी आपको पता है नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है और इसकी एक बड़ी फेमस डिजीज़ है मीना माटा डिजीज़ कॉज करती है जिसमें पैरालिसिस हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि सिलिका, टाइटेनिया, नैनो कंपोजिट्स जो हैं वो मर्करी जो है अगर सॉइल के अंदर या ठीक है जी एयर के अंदर सैंपल्स के अंदर उसके वेपर्स हैं तो उनको मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ये देखिए डेंड्रीमर्स हैं। बेसिकली ये डेंड्रीमर्स का स्ट्रक्चर है जिसमें कोर होता है, ये इसका एक इंटीरियर है और ये टर्मिनल ग्रुप्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं। डेंड्रीमर्स आर हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर्स। डेंड्रीमर्स आर हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर्स with controlled composition and nanoscale dimension, and basically they help in the removal of metals, right? ये इनफैक्ट दे एक्ट लाइक ए केज, ये केज की तरह एक्ट करते हैं और मेटल लाइंस को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी, और ट्रैप करके उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। खासतौर पे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में और लाइट हार्वेस्टिंग मटेरियल्स के में ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसी तरह ये देखिए आर्सेनिक की रिमूवल के लिए जो है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल हुए हैं। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो आर्सेनिक के रिमूवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। तो आर्सेनिक जो है ये यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है। एग्रोजेल्स नैनो मटेरियल्स हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के साथ ताकि इनकी इंटरेक्शन जो है वो ऑयल के साथ की जा सके। तो ऑयल को बेसिकली ऑयल स्पिलिंग के हवाले से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो ऑयल की रिमूवल के हवाले से ये एग्रोजेल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। और एग्रोजेल्स जो है ऑयल को कि जहाँ पर स्पिलिंग हो रही है ऑयल वाटर पोल्यूशन कॉज करता है तो उसको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं। इसी तरह नैनो मेम्ब्रेन्स हैं, नैनो फिल्टर्स हैं। नैनो फिल्टर्स और नैनो एब्जॉर्बेंट्स एंड नैनो मेम्ब्रेन्स जो हैं ये वाटर और एयर की डीकंटामिनेशन के लिए यूज होती है, ठीक है जी। ये नैनो ट्रैप्स हैं बेसिकली, ठीक है जी। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इनका एक स्पेसिफिक पोर साइज होता है, एक सरफेस एक्टिविटी होती है, ठीक है जी, और जिसके ज़रिए से ये कैप्चर कर लेते हैं पोल्यूटेंट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे आयरन ऑक्साइड सिरेमिक नैनो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है जी, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसी तरह देखिए ये फिल्टर्स वगैरह हैं, ये थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ इन्वायरमेंटल सेंसिंग में। देखिए इन्वायरमेंटल सेंसिंग के में ये चीज़ें में रखिए कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए आपको डिटेक्शन और सेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि पोल्यूटेंट्स को आप डिटेक्ट करें और उनकी सेंसिंग करें। तो सेंसर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है जी। अल्ट्रा लो लेवल्स के ऊपर पीपीएम और पीपीबी लेवल के ऊपर अगर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं तो उनकी सेंसिंग के लिए आपको सेंसर्स चाहिए होते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम नैनो सेंसर्स बना सकते हैं और नैनो सेंसर्स जो हैं वो इन पोल्यूटेंट्स की सेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉइल के अंदर से किस तरह से ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं, ये इस डायग्राम के अंदर इसको एक्सप्लेन हमने किया हुआ है। इसमें ये देखिए कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये हैवी मेटल्स होती हैं, वो सॉइल के अंदर जाके मोबिलाइज हो जाती हैं। जब वो मोबिलाइज होती हैं तो फिर वो पूरे एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करती हैं। लेकिन ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं जब आप इंजेक्ट करते हैं सॉइल में तो वो इनफैक्ट इन मेटल्स को जो है वो इमोबिलाइज कर देती हैं, ठीक है जी, उसको कंटेन कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनकी बायोअवेलेबिलिटी टूवर्ड्स प्लांट्स कम हो जाती है। अगर ये कंटेन ना हो तो इनकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है जी, और बायो एक्यूमुलेशन होगी और बायो एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो बायो मैग्निफिकेशन होगी और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम्स पे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली नैनो पार्टिकल्स जो हैं ये पोल्यूटेंट्स को, हैवी मेटल्स को सॉइल के अंदर इमोबिलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये कुछ नैनो पार्टिकल्स हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के हवाले से यूटिलाइज होते हैं, जैसे सिलिका नैनो पार्टिकल्स हैं, लेड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। जिंक ऑक्साइड नैनो केजेस हैं कार्बन डाइसल्फाइड के रिमूवल में, ठीक है जी। सिल्वर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, अलाइन कार्बन ट्यूब्स हैं, नैनो ट्यूब्स हैं। जिंक ऑक्साइड एंड जिर्कोनियम हाइड्रोक्साइड नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। नैनो सिल्वर डेकोरेटेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड हैं, नैनो फाइबर्स हैं जो नॉक्सेस, इसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के हवाले से ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, माइक्रोबियल पोल्यूटेंट्स, इन सब को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं
क्योंकि नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से, इनके रिमूवल के हवाले से यूज हो रहे हैं। तो ये नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन है। ठीक है, तो लास्ट में ये देखें, ये नैनो पार्टिकल्स जो खास तौर पे नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं मुख्तलिफ तरह की सॉइल पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, जिसमें मरकरी है, डी कार्बो डाइफिनाइल ईथर है, ट्राइक्लोरोथीन है, ऑर्गेनोक्लोरीन एंड इंसेक्टिसाइड्स हैं, कैडमियम एंड लेड है, कॉपर है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, लेड है और क्रोमियम है। इनको रिमूव करने के लिए जो नैनो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वो ये, और इनकी कुछ ऑब्जर्वेशन है कि कितने परसेंट जो है ये एफिशिएंट रहे हैं। So it means that के nanoparticles जो हैं they are widely used in removing the contaminants from air. अच्छा जी, ये मैंने जितनी क्वेश्चन करना चाहें आप लोग। Questions. Anyway, it was a good presentation. ठीक है, very detailed है, ठीक है, all the basic information were सर ये covered. अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, जी जी, मैं पूछना चाह रही थी कि आपने कहा है कि XRD और ये डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं नैनो मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए, जी तो क्या हम अपनी जो बेसिक IR है, UV है या NMR वगैरह है, जी हम जी। उन टेक्निक